Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the next topic of alkyl halides and aryl halides, that is nucleophilic substitution reactions mechanism. इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगी। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें थोड़े 3D स्ट्रक्चर्स हैं, थोड़े समझने वाली बात भी है, तो प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा बहुत बताया था कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनमें जो CX बॉन्ड होता है ये पोलर नेचर का होता है। क्योंकि जो हेलोजन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। किससे? कार्बन से। तो कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसकी वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और इसीलिए इसके ऊपर यानी कार्बन के ऊपर कौन अटैक कर सकता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक कर सकती है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सिंपली फॉर्म में देखें इस रिएक्शन को तो वो इस तरह से नजर आती है स्टूडेंट्स। ये एक हेलो एल्केन है क्योंकि इसमें ये कार्बन है और ये हेलोजन है। ये न्यूक्लियोफाइल है जो स्ट्रॉन्ग नेचर का है। होता क्या है स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियोफाइल हेलोजन की जगह ले लेता है और हेलोजन न्यूक्लियोफाइल की जगह ले लेता है, यानी कि इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और इस तरह से यहाँ NU जुड़ जाता है, जहाँ X था वहाँ NU आ जाता है, और जहाँ NU है वहाँ कौन आ जाता है? X आ जाता है। ये जो X है इसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं और ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन हमें इतनी सिंपल दिख रही है, एक्चुअली ये रिएक्शन इतनी सिंपल नहीं होती स्टूडेंट्स। ये जो रिएक्शन है ये दो मैकेनिज्म्स के थ्रू समझी जा सकती है, जिसमें एक आता है हमारा स्टूडेंट्स SN1 मैकेनिज्म और दूसरा आता है SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म का क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूशन। S फॉर क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन। N फॉर क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक। 1 का मतलब क्या हो गया? यूनिमोलिक्यूलर मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिक्यूलर मैकेनिज्म। इसी तरीके से SN2 में S का मतलब क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक। 2 का मतलब क्या हो गया? बाईमोलिक्यूलर। इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाईमोलिक्यूलर मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है कि कोई भी रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो SN1 मैकेनिज्म से होगी या SN2 मैकेनिज्म से होगी, ये बात दो बातों पे डिपेंड करती है। कौन सी है वो दो बातें? एक तो ये बात डिपेंड करती है नेचर ऑफ हेलो एल्केन, कि जो हमने हेलो एल्केन लिया है वो कैसा है। ठीक है, और दूसरा इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी नेचर ऑफ रिएजेंट, यानी हमने न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया है। न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया और हेलो एल्केन यानी एल्काइल हैलाइड कैसा लिया, यानी हमने RX कौन सा लिया है और न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिया है, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारी रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगी या SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगी। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर एक नया वर्ड दिख रहा होगा, और वो नया वर्ड आपको क्या दिख रहा होगा इसके अंदर? ये यूनिमोलिक्यूलर और बाईमोलिक्यूलर का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स, यूनिमोलिक्यूलर का क्या मतलब है कि जो ये हमारी रिएक्शन थी इसमें दो रिएजेंट थे, अगर तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करती है तो वो कहलाएगी SN1 मैकेनिज्म। और अगर रिएक्शन की जो स्पीड है वो इसके ऊपर भी डिपेंड करे और इसके ऊपर, यानी न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड
दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करे तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, SN2 मैकेनिज्म। यानी अगर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है तो वो यूनिमॉलिक्यूलर है, और अगर दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है तो वो कहलाती है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन करके एक एक मैकेनिज्म को देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसमें आता है SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, देखो SN1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। अगर तो हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसा है, वीक है, यानी कि पुअर है। पुअर न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे, न्यूट्रल होंगे, जैसे वाटर है, अमोनिया वगैरह है। तो जनरली कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, हमें ये भी याद रखना है कि जो SN1 मैकेनिज्म होते हैं उसमें कितने स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 स्टेप होंगे स्टूडेंट्स। एक होगा पहला स्टेप जिसके अंदर जो है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का। और दूसरा स्टेप स्टूडेंट्स होगा जिसमें होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप में कौन बनेगा, कार्बोकैटायन, और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, किसके ऊपर होगा, कार्बोकैटायन के ऊपर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टूडेंट्स देखो, ये एक एल्काइल हैलाइड है जिसमें ये हेलोजन है, ये कार्बन है, और ये 3 R ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। अगर तो ये तीनों सेम होते तो हम तीनों को क्या कह देते, R, लेकिन ये तीनों R अलग अलग तरह के हैं, इसलिए हमने एक को क्या बोल दिया, R1, एक को क्या बोला, R2, और एक क्या हो गया, R3। यानी ये 3 अलग अलग तरह के एल्काइल ग्रुप्स है। तो स्लो स्टेप के अंदर, जिसको हम रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप भी कहते हैं, स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, क्योंकि अगर रिएक्शन बहुत फास्ट होगी तो ऐसी स्थिति के अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसलिए जब भी स्लो स्टेप होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टेप जिसको हम रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप कहते हैं, जो कि एक स्लो स्टेप होता है, उसमें ये एल्काइल हैलाइड जो होता है का जो हेलोजन होता है वो रिमूव हो जाता है, और उसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक, और ये जो है एक ट्रायंगुलर प्लेनर शेप बन जाती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रायंगुलर प्लेनर कौन बन जाता है, कार्बोकैटायन। स्टूडेंट्स, जो हमारा एल्काइल हैलाइड था ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड था, sp3। अब जो ये इंटरमीडिएट बना कार्बोकैटायन, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये है ट्रायंगुलर प्लेनर शेप का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे जो स्लो स्टेप होता है उस स्लो स्टेप के अंदर जो है, स्लो स्टेप के अंदर जितने रिएक्टेंट होते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन उसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो स्लो स्टेप में यहाँ आपको कितने रिएक्टेंट नजर आ रहे हैं, एक ही नजर आ रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। ये के कौन है स्टूडेंट्स, के रेट कांस्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स में हम इसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। यहाँ तक आपको समझ में आया है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या होगा। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। किसके ऊपर होगा भाई, कार्बोकैटायन पे। कहाँ है हमारा कार्बोकैटायन, ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, जो कार्बोकैटायन है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर नहीं है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल है। तो देखो जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो इसके अंदर ये न्यूक्लियोफाइल होगा, वो 2 तरफ से अटैक कर सकता है। इधर से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से, और इधर बैक साइड से। स्टूडेंट्स, इसको फ्रंट साइड क्यों बोला हमने, क्योंकि इसी तरफ Br जुड़ा हुआ था। तो जहां Br जुड़ा हुआ है था, वो जहां से Br निकला था वो क्या कहलाएगी, फ्रंट साइड, और उसकी ऑपोजिट साइड क्या कहलाएगी, बैक साइड।
तो न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट्स यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। 50% चांस है कि वो यहाँ से अटैक करे, इक्वल चांस है कि वो यहाँ से अटैक करे, यानी दोनों तरफ से, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों तरफ से अटैक करने की पॉसिबिलिटी कैसी है, सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो अब स्टूडेंट समझने वाली बात क्या आई अब हमारे पास में, कि जब हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो फ्रंट साइड से अटैक करता है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल वहीं जुड़ेगा जहां हमारा एल्काइल ग्रुप था। ठीक है। और जब वो बैक साइड से अटैक करेगा तो ऑब्वियसली हमारा न्यूक्लियोफाइल उस तरफ जुड़ेगा जो हैलोजन की बैक साइड में था। ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें दो तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, एक हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा और एक ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक। अगर तो स्टूडेंट्स इसको हम ध्यान से देखें और हम ये सोचें कि इसके बीच में हमने मिरर लगा दिया तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज हो जाएंगे। देखो यहाँ R3 है तो यहाँ पर भी R3 होगा, यहाँ R2 है तो यहाँ भी R2 होगा, ये NU है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, NU हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ R3 कर दो और यहाँ क्या कर दो, R2 कर दो, ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि जब मिरर इमेज बनती है तो ये R3 और ये R3 एक दूसरे के क्या होंगे, सामने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब याद करो स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। तीन चार बातें बताई थी मैंने आपको कि ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। अगर तो वो उसको राइट साइड में रोटेट करते हैं तो उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं या प्लस से डिनोट करते हैं। और अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं तो उसको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं, जिसको या तो हम स्मॉल एल से शो करते हैं या माइनस से शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स कौन से कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, इसकी तीन चार कंडीशंस थी जो मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में एक्सप्लेन करी थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो कार्बन एटम है वो एसिमेट्रिक होना चाहिए, यानी वो चार अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ देखो ये चार अलग अलग ग्रुप है, R1 R2 R3 एंड NO। यहाँ पर भी चार अलग अलग ग्रुप है, R1 R2 R3 एंड NO। तो नंबर वन तो कम से कम एक एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए जो चार अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो। नंबर टू, जो भी हम रिएक्टेंट काम में ले रहे हैं, जो भी कंपाउंड काम में ले रहे हैं, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, यानी वो दो बराबर भागों में ना बट सके किसी भी प्लेन से। नंबर थ्री, मिरर इमेजेस जो हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, यानी कि अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल को उठाकर इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखती हूँ तो वो इसको कवर नहीं कर पाएगा, यानी कि वो उसको सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेजेस तो हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। जब ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं स्टूडेंट्स तो वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक स्टूडेंट्स। मैंने आपको इतनी सारी बातें क्यों बताई स्टूडेंट्स, क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल में से एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक लीवो रोटेटरी होगा। हमें नहीं पता कौन क्या होगा, लेकिन एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लीवो होगा। अगर तो ये वाला डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो हो जाएगा। ठीक है। और 50% कंपाउंड तो ये बनेंगे और 50% प्रोडक्ट्स ये बनेंगे, यानी दोनों इक्वल बनेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, 50% मॉलिक्यूल तो लाइट को राइट साइड में लेके जा रहे हैं और 50% मॉलिक्यूल्स लाइट को कहाँ रोटेट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ओवरऑल जो दोनों का मिक्सचर है, जिसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। और जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली क्या हो जाता है,
इनएक्टिव हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। क्यों हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल्स लाइट को जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको राइट साइड में रोटेट करेंगे, और जो हाफ मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेंगे। यानी कि ओवरऑल जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट ही नहीं होगी, यानी वो ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ दो वर्ड्स और समझने के हैं स्टूडेंट्स, और वो दो वर्ड कौन से हैं वो देखिए। वो दो वर्ड हैं स्टूडेंट्स, एक तो वर्ड आ रहा है इन्वर्जन और एक वर्ड आ रहा है रिटेंशन। रिटेंशन का क्या मतलब है कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड था स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक Br था, एक R1 था, एक इसमें क्या था R3 था, और एक इसके अंदर क्या था R2 था। ये थे हमारे। अब देखो जहां Br है उसी डायरेक्शन में Nu है, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन। और जहां Br है उसके ऑपोजिट में Nu है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन बोलेंगे। यानी कि एक प्रोडक्ट हमें इन्वर्जन के कारण मिलेगा और एक प्रोडक्ट हमें रिटेंशन के कारण मिलेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि अगर तो हमारा ये एल्काइल हैलाइड लीवो रोटेटरी था, तो रिटेंशन के कारण जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो भी कैसा होगा, लीवो रोटेटरी होगा। लेकिन इन्वर्जन के कारण जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर रिएक्शन के बाद में डेक्स्ट्रो रोटेटरी रिएक्टेंट से हमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं रिटेंशन, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट से हमें लीवो रोटेटरी प्रोडक्ट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्सन। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले मैकेनिक्स, अगली टर्म्स पे थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए कि रिटेंशन का क्या मतलब है और जो इन्वर्जन है उसका क्या मतलब है, उसको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। सपोज करो हमने ये एल्काइल हैलाइड लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये वाली दो लाइनें हैं ये तो प्लेनर है, ये जो सॉलिड और मोटी लाइन है ये स्क्रीन के ऊपर है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है ऊपर की तरफ। और जो ये डैश 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 वाली लाइन है, यानी ये बॉन्ड जो है ये H के ऑपोजिट में है, यानी H अगर स्क्रीन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है तो C2H5 जो है वो स्क्रीन के नीचे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से Br नेगेटिव चला गया फर्स्ट स्टेप में, और ये हमारा क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। ठीक, ये NOH नेगेटिव कौन है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है। अगर तो उसने फ्रंट साइड से अटैक करा, फ्रंट साइड से अटैक करा, तो हमें जहां Br था वहीं क्या मिल गया, OH, इसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन। और अगर इसके ऑपोजिट में मिल गया, ये देखो दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, तो हमें क्या मिलेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या किया था कि इस Br को सिंगल लाइन से जोड़ा था, यानी कि ये प्लेन में था, तो हमें जो प्रोडक्ट मिले यानी कि उसमें OH ग्रुप भी कहाँ है, प्लेन में ही है। ठीक, अब हम अगला केस लेते हैं स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर जो हमारा Br ग्रुप है ना ये स्क्रीन के पीछे है और H स्क्रीन के आगे है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ क्या हो गया, -Br नेगेटिव हो गया, तो कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन के ऊपर कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। फ्रंट साइड से भी कर सकता है, बैक साइड से भी कर सकता है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यहाँ हमने देखा था कि जो ये वाला Br है वो डैश डैश से जुड़ा हुआ है, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल यानी OH नेगेटिव है वो भी किससे जुड़ गया, डैश डैश से, यानी बैक साइड ऑफ स्क्रीन है। ये Br भी बैक साइड ऑफ स्क्रीन है और ये OH नेगेटिव भी बैक साइड ऑफ स्क्रीन है, यानी कि रिटेंशन है, जहां Br था वहीं OH है। लेकिन अगर बैक साइड अटैक होता है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन है। यहाँ OH कहाँ था, स्क्रीन के बैक साइड में, यहाँ OH ऑपोजिट होगा यानी कि स्क्रीन के फ्रंट साइड में। तो हम इसको किससे दिखा रहे हैं, सॉलिड लाइन से दिखा रहे हैं।
यही समझने वाली बात थी स्टूडेंट्स, क्योंकि जो डैश 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 वाली लाइन है और जो सॉलिड लाइन है वो दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं। ये स्क्रीन के बाहर है तो ये स्क्रीन के अंदर है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कोशिश करी है कि आप दो टॉपिक्स को समझ लें, दो टर्म्स को समझ लें। एक तो है रिटेंशन और एक है इन्वर्जन। तो जब SN1 मैकेनिज्म होता है तो 2 स्टेप प्रोसेस होता है, उसमें कार्बोकैटायन बनता है जिसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक ड्यू टू इन्वर्जन और एक ड्यू टू रिटेंशन, और दोनों की बनने की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है। यानी कि अगर उनमें से 50% मॉलिक्यूल्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं और 50% मॉलिक्यूल्स लीवो रोटेटरी होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऐसे मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं और इस प्रोसीजर को हम रेसिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, इसी के अगला हिस्सा देखते हैं। और वो क्या है स्टूडेंट्स हमारा हिस्सा कि टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म 3-degree alkyl halides are more reactive because 3-degree carbocation is most stable. So order of reactive towards SN1 mechanism is 3-degree alkyl halide is greater than 2-degree alkyl halide is greater than 1-degree alkyl. This is very, very, very important. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि 3-degree कार्बोकैटायन is more stable than 2-degree carbocation is more stable than 1-degree carbocation. तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की होगी, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी स्टूडेंट्स इस कार्बोकैटायन की होगी उतनी ही ज्यादा देर तक ये रहेगा, और जितनी ज्यादा देर तक ये रहेगा उतना ही ज्यादा इसके ऊपर किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अगर तो ये कार्बोकैटायन शॉर्ट लिव्ड होगा तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो हमें प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा। यानी अगर न्यूक्लियोफाइल को कार्बोकैटायन पर अटैक करना है तो इसके लिए कार्बोकैटायन को स्टेबल बनना पड़ेगा। और कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है? 3-degree कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। ठीक है, अब जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा स्टूडेंट्स ये वाला, उतनी ही रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। देखो, यानी वो एल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन को फास्ट देगा, जो इंटरमीडिएट जो है वो 3-degree कार्बोकैटायन बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म स्टूडेंट्स इसके अंदर आता है और वो है हमारा SN2 मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ये 1 स्टेप प्रोसेस होता है, इसमें एज अ इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड अटैक करता है। वहां पर क्या था, बैक साइड से भी कर रहा था और फ्रंट साइड से भी कर रहा था। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन के साथ में पार्शियल बॉन्ड बनाता है। डैश डैश का क्या मतलब है? पार्शियल बॉन्ड बनाता है। अब जैसे ही इस हैलोजन को पता लगता है कि न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पर अटैक कर दिया है, तो ये जाने की तैयारी शुरू कर देता है, यानी ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है। इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जिसमें नए बॉन्ड पूरे बनते नहीं हैं और पुराने बॉन्ड पूरे टूटते नहीं हैं। नए बॉन्ड पार्शियली बनते हैं और ओल्ड बॉन्ड्स जो हैं वो पार्शियली टूटते हैं। ठीक है, अब आप देखिए स्टूडेंट, जो ये वाला कार्बन है वो कितनी ग्रुप से जुड़ा हुआ है? ये वाला कार्बन जो है 5 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5। अच्छा, ये जो शेप हमारी बनती है वो कौन सी बनती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। और ये तभी पॉसिबल है जब इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d। हाँ, जबकि हमारा एल्काइल हैलाइड क्या था? sp3 था। ठीक है, अब ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है स्टूडेंट? जिसमें नए बॉन्ड पूरे बनते नहीं है और पुराने बॉन्ड पूरे टूटते नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शन हो जाती है। अल्टीमेटली ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड पूरा टूट जाता है और ये X नेगेटिव अलग हो जाता है, और ये वाला बॉन्ड पूरा बन जाता है।
ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान से देखिए, अगर हम इसको और इसको मैं रब कर देती हूँ थोड़ा, जो ये है, ताकि आपको क्लियर नजर आए, और इसको हम इन दो पे केवल ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखते हैं तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स है, इसके जस्ट ऑपोजिट न्यूक्लियोफाइल है, यानी एक्स और एनयू। एक्स अगर फ्रंट साइड पर है तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड पर है, यानी यहाँ कौन सा फिनोमिना हुआ है, इन्वर्जन का हुआ है, यहाँ 100% इन्वर्जन हुआ है। जबकि SN1 मैकेनिज्म में 50% इन्वर्जन हो रहा था और 50% क्या हो रहा था, रिटेंशन हो रहा था। यानी अगर ये एल्काइल हैलाइड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो जो ये प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, लीवो रोटेटरी हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम इसके अंदर। तो अब देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड इस तरह के हैं, RI है, RBr है, RCl है, RF है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, RI होगा, चाहे वो मैकेनिज्म SN2 का हो, चाहे वो मैकेनिज्म किसका हो, SN1 का हो। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स I सबसे बड़ा होता है, देख लो, F के नीचे Br, F के नीचे Cl के नीचे Br और Br के नीचे I, यानी नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, यानी I का साइज सबसे बड़ा है। अब देखो, अगर I का साइज सबसे बड़ा है तो बॉन्ड भी सबसे बड़ा, बॉन्ड सबसे बड़ा तो बॉन्ड सबसे वीक तो ये सबसे जल्दी टूटेगा, यानी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। यानी अगर एल्काइल आयोडाइड है तो चाहे SN1-2 रिएक्शन हो मैकेनिज्म, चाहे SN1 मैकेनिज्म हो, दोनों ही फास्ट होंगे। अगर एल्काइल हैलाइड सेम है, सॉरी, अगर एल्काइल हैलाइड में R ग्रुप सेम है और हेलोजन अलग अलग है, तो आई जो वाली जो यानी एल्काइल आयोडाइड है वो रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, चाहे वो SN1 मैकेनिज्म हो चाहे SN2। इसका आंसर स्टूडेंट्स हम किस तरह से देते हैं, इतना बड़ा आंसर ना देकर जो मैंने आपको बताया, एक सिंपल आंसर देते हैं, बिकॉज क्या है भाई इसके अंदर स्टूडेंट्स, आयोडाइड इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, क्योंकि आयोडाइड बेस्ट लिविंग ग्रुप है, यानी कि ये सबसे वीक बॉन्ड है R और I के बीच का, और वो सबसे जल्दी टूट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव। टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स सबसे लीस्ट रिएक्टिव होंगे स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, यानी कि 3 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट जो है वो सबसे कम अनस्टेबल, वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगी, इसलिए रिएक्टिविटी भी 3 डिग्री की सबसे कम होगी। देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, यहाँ पर रब करती हूँ, यहाँ जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी स्टूडेंट्स, ये वाली, इस ट्रांजिशन स्टेट में आप देखो ये कार्बन और इससे 5-5 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी तो इसमें एक ही आ रहा है, यानी ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है स्टूडेंट्स। ये कौन सी डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री का, क्योंकि इसमें एक ही आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कार्बन के ऊपर जो है कम प्रेशर है, कम भीड़ है, कम क्राउड है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम। स्टेरिक हिंड्रेंस को आप क्राउड से समझो, कम क्राउडेड है, यानी कि कंपैरेटिवली स्टेबल है। अब स्टूडेंट सपोज करो मैं ये 3 डिग्री होता, तो बताओ यहाँ क्या होता, और यहाँ पर भी क्या होता, और यहाँ पर भी क्या होता, और यहाँ पर भी क्या होता। तो भाई इस छोटे से कार्बन से 3 बड़े बड़े R ग्रुप जुड़ जाते, ऊपर से न्यूक्लियोफाइल और हेलोजन भी जुड़ जाता, तो बॉन्ड तो वीक हो जाते, तो ट्रांजिशन स्टेट कैसी हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। और अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक चीज हम और देख लेते हैं, फिर हम रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स इसके अंदर, और वो है हमारा कंपैरिजन दोनों के बीच में। अगर हम SN1 और SN2 को कंपेयर करें तो SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। Rate of reaction depends only on the concentration of alkyl halide. Rate of reaction depends on both of the reactants, alkyl halide and nucleophile.
ठीक है, यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, यहाँ इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। 2 स्टेप प्रोसेस होता है, ये 1 स्टेप प्रोसेस होता है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करती है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड जो है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्री। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ट्रांजिशन स्टेट 1 डिग्री is greater than 2 degree is greater than 3 degree, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। रिएक्टिविटी ऑर्डर भी एल्काइल हैलाइड का 1 डिग्री is greater than 2 degree is greater than 3 डिग्री होगा। यानी कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वही एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। इसमें रेसिमाइजेशन होगा, इसके अंदर इन्वर्जन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो मिलता है और ओवरऑल रेसिमिक मिक्सचर इनएक्टिव होता है। यहाँ पर इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटेड रिएक्टेंट लीवो रोटेटिव प्रोडक्ट में बदल जाता है। ये जनरली एक्वस सॉल्यूशन में होता है जो कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाता है। ये जनरली नॉन एक्वस सॉल्यूशन में होता है। यहाँ पर वीक बेस जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से होता है, ये नेगेटिव न्यूट्रोफाइल से होगा। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट्स आज आपको दोनों मैकेनिज्म बताए, SN1 एंड SN2। आई होप आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसको थोड़ा आप ध्यान से वीडियो को बार बार देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, बट डू स्टडी।